गुड मॉर्निंग बच्चों। सेशल स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 11 विषय बीए चैप्टर 5 धंधा की व्यवस्था के स्वरूप भाग नंबर 1 के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं। समय के साथ साथ मानवीय आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई और विभिन्नता आती गई। मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं को स्वयं संतुष्ट करने में असमर्थ हो गया। उसे दूसरों की आवश्यकता हुई। उन्हें दूसरों की सहायता की आवश्यकता हुई। तत्पश्चात समाज में एक ऐसा वर्ग अस्तित्व में आया जो समाज के अलग अलग मानवों की आवश्यकताओं को संतुष्ट के लिए वस्तु, सेवा और मुद्रा के विनिमय करने में अपना समय और शक्ति खर्च करने लगा। यही वर्ग व्यापारी हैं। क्रय और विक्रय की प्रवृत्ति के लिए उसने अलग व्यवस्थाएं की। इस प्रकार धंधा की व्यवस्था के विभिन्न स्वरूप जैसे व्यक्तिगत मालिकी, साझेदारी, हिंदू अभिव्यक्त कुटुंब द्वारा संचालित धंधा, सहकारी मंडली और जॉइंट स्टॉक कंपनी जैसे विभिन्न कॉमर्स अस्तित्व में आते गए। तो प्रस्तावना में ये समझाया गया है कि समय के साथ साथ मानवीय आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई और उसमें विभिन्नता भी आती गई। मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट स्वयं करने में असमर्थ हो गया। उसे दूसरों की सहायताओं की आवश्यकता हुई और तत्पश्चात समाज में एक ऐसा वर्ग अस्तित्व में आया जो समाज के अलग अलग मानवों की आवश्यकताओं को संतुष्ट के लिए वस्तु, सेवा और मुद्रा के विनिमय करने में अपना समय और शक्ति खर्च करने लगा। यही वर्ग व्यापारी वर्ग है। अब सबसे पहला पॉइंट, व्यक्तिगत मालिकी किसे कहते हैं और उसका अर्थ क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। व्यक्तिगत मालिकी यह एक इस प्रकार का स्वरूप है कि जिसकी मालिकी, संचालन और नियंत्रण एक व्यक्ति है। एक ही व्यक्ति पूंजी विनियोग करता है और धंधा प्रारंभ करता है। धंधा के कार्य जैसे क्रय और विक्रय स्वयं संभालता है तथा उसके परिणाम लाभ और हानि स्वयं ही उठाता है। तो बताया गया है यहाँ पर कि व्यक्तिगत मालिकी यह एक इस प्रकार का स्वरूप है कि जिसकी मालिकी और संचालन और नियंत्रण एक ही व्यक्ति का होता है और एक ही व्यक्ति पूंजी विनियोग करता है, धंधा का प्रारंभ भी करता है और धंधे के कार्य जैसे क्रय विक्रय स्वयं संभालता है और उसका जो भी परिणाम आए, लाभ हानि, वो स्वयं उठाता है। लुइस हेनरी के मतानुसार एकांकी व्यापार व्यवस्था का एक ऐसा स्वरूप है जिसके शिखर पर एक ही व्यक्ति विराजमान है और जो उत्तरदायी है, धंधे के कार्य को निर्देशित करता है और अकेले ही निष्फलता के जोखिम को उठाता है। इस परिभाषा से समझा जा सकता है कि एकांकी व्यापार या व्यक्तिगत मालिकी अकेला ही समग्र रूप से उत्तरदायी है। संपूर्ण व्यापार उसके मार्गदर्शन के अंतर्गत चलता है और व्यापार में हानि हो या दिवालिया हो, उसका जोखिम भी उसके ही सिर पर होता है। इस प्रकार व्यक्तिगत मालिकी का अर्थ हमें याद रखना है और उसकी परिभाषा भी हमें याद रखनी है।
व्यक्तिगत मालिकी के लक्षण कौन कौन से होते हैं उसके बारे में यहाँ पर समझाया गया है। अलग अलग पॉइंट देकर के चर्चा की गई है। सबसे पहला पॉइंट, स्थापना की सरलता। व्यक्तिगत मालिकी की स्थापना की सरलता। व्यक्तिगत मालिकी स्थापना विधि बहुत ही सरल है, कानूनी उलझन नहीं होती है। वैध व्यापार कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर प्रारंभ कर सकता है, इसलिए कहा गया है कि स्थापना विधि बहुत ही सरल है। दूसरा पॉइंट, पूंजी। व्यक्तिगत मालिकी में मालिक स्वयं पूंजी लगाता है। यदि उसे पूंजी कम लगती है तो धन उधार लेकर धंधा में लगा सकता है। इस उधार के द्रव्यों को वापस करने का उत्तरदायी मालिक का ही होता है। यहाँ पर पूंजी की बात की गई है कि व्यक्तिगत मालिकी में मालिक स्वयं पूंजी लगाता है और उसे पूंजी कम लगती है तो धन उधार लेकर धंधा प्रारंभ में लगा सकता है। इस उधार के द्रव्यों को वापस करने का उत्तरदायी मालिक का ही होता है। तीसरा पॉइंट, व्यवस्था शक्ति। व्यक्तिगत मालिक स्वयं ही धंधा का व्यवस्थापक होता है। सामान्य रूप से मालिक स्वयं ही क्रय विक्रय, वसूली, हिसाबी कामकाज और अन्य व्यवस्था संभालता है और स्वयं ही धंधा का मालिक है और स्वयं ही संचालक है। आवश्यकता हो तो परिवार के सदस्य, संबंधियों का या वेतनभोगी व्यक्ति की सहायता ली जा सकती है। इस प्रकार व्यवस्था शक्ति के बारे में समझाया गया है। अब चौथा पॉइंट, कार्य संबद्धता और शीघ्र निर्णय। कि व्यक्तिगत मालिकी को कार्य सरलता और शीघ्र निर्णय किस प्रकार वो ले सकते हैं। व्यक्तिगत मालिकी धंधे में मुक्त वातावरण का अनुभव करता है। धंधाकीय कार्य अपनी सूझबूझ तथा योग्यता के अनुसार संपूर्ण स्वतंत्रता से करता है और स्वयं ही मालिक होने से शीघ्र और सरलता से निर्णय ले सकता है। वो अपनी तरीके से निर्णय, व्यक्तिगत मालिक अपना निर्णय ले सकता है। पांचवा, दायित्व। व्यक्तिगत मालिकी का देना चुकाने का दायित्व असीमित होता है। असीमित दायित्व अर्थात पीढ़ी का देना चुकाने के लिए लेनदार मालिक की निजी संपत्ति पर भी दावा कर सकता है। अन्य प्रकार से कहा जाए कि मालिक को धंधा में हानि हो, धंधा का ऋण बढ़ता जाए और धंधे की संपत्ति ऋण चुकाने के लिए अपूर्ण हो तो धंधे के मालिक को निजी संपत्ति में से अतिरिक्त ऋण पूर्ण रूप से चुकाने का दायित्व होता है। छठा पॉइंट, रहस्यों की गुप्तता। व्यक्तिगत मालिकी में व्यापारी अपने धंधे का एकमात्र मालिक होने से रहस्यों की गुप्तता बनाए रख सकता है। सातवां, निजी संपर्क। सातवां पॉइंट, निजी संपर्क। व्यक्तिगत मालिकी में व्यापार का कार्य क्षेत्र सीमित होने के कारण ग्राहकों के साथ निजी संपर्क रखा जा सकता है। ग्राहकों की परिवर्तित होती अभिरुचि, आवश्यकताओं, फैशन मांग आदि पर ध्यान देकर ग्राहकों को अधिक संतोष दिया जा सकता है। सातवां पॉइंट के बाद में आठवां पॉइंट, मालिकी और संचालन का एकीकरण। व्यक्तिगत मालिकी में जो मालिक होता है वही संचालक होता है।
इसीलिए मालिक और संचालक में ऐक्य होता है। अन्य विभिन्न धंधा की संस्थाओं